आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक और शर्मनाक चेहरा आज देश के सामने। ऑपरेशन सिंदूर में करारी मार खाने के बाद भी जिहादी जनरल मुनीर और कटोरेबाज हुक्मरान सुधरने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरहद पर अब आतंक हवा के रास्ते भेजा जा रहा है, ड्रोन और गुब्बारों के जरिए। सोचिए, एक भूखा मुल्क जो अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकता, वो भारत को अस्थिर करने के सपने देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये नया भारत है। यहाँ हर साजिश का जवाब गोली से दिया जाता है और दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहले ड्रोन की आवाजें गूंजी और फिर सुबह सुबह पाकिस्तानी गुब्बारों की घुसपैठ सामने आई। ये कोई शरारत नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकी साजिश थी। आर्थिक बदहाली में डूबा पाकिस्तान अब आतंक को ही अपना उद्योग बना चुका है। ड्रोन और गुब्बारों के जरिए हथियार, गोला बारूद और दहशत फैलाने की कोशिश। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सेना ने दुश्मन के मंसूबों को आसमान में ही ढेर कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे ड्रोन की भनभनाहट सुनाई दी और अचानक फायरिंग शुरू हो गई। कुछ पल के लिए दहशत जरूर फैली, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने हालात पर तुरंत काबू पा लिया। सीमा पार से आए ड्रोन को निशाना बनाकर गिराया गया और पाकिस्तान की साजिश वहीं दफन हो गई। ये सिर्फ ड्रोन ही नहीं, सीमा पार से लाल, नीले और सफेद रंग के गुब्बारे भी भारतीय सीमा में दाखिल हुए। जम्मू के अरड़ सेक्टर की पिंडी पोस्ट पर मिले लाल गुब्बारे पर उर्दू में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और उस पर चांद तारे के निशान भी बने थे। कठुआ के पहाड़पुर इलाके में मिले नीले सफेद गुब्बारों पर PIA लिखा गया। आशंका है कि इन्हीं के जरिए हथियार पहुंचाने की फिराक थी। और इस बीच 13 जनवरी 2026 को मानेकशा सेंटर में हुई वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि IB और LC के सामने 8 आतंकी कैंप सक्रिय है, जिन पर सेना की पैनी नजर है। एक भी गलती हुई तो जवाब सख्त और निर्णायक होगा। यह नया भारत है, यहाँ साजिशों का जवाब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से दिया जाता है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। ना धमकी चलती है, ना साजिश टिकती है। भारतीय सेना हर हरकत पर चौकन्नी है और दुश्मन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये जो ड्रोन देखे गए हैं, ये पाकिस्तानी ड्रोन जब भारत की सरजमी पर दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल इस पर खड़े होते हुए जरूर नजर आते हैं। विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ड्रोन देखे गए, लेकिन ये ड्रोन आखिर कैसे भारत में पहुंच गए, और इसके चलते तमाम ऐसे सवाल विपक्षी जो है वो उठाते हुए आज नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहीं ना कहीं जोड़कर इसको देखते हैं कि ये जो पूरी गतिविधि देखी गई है, कैसे जो ड्रोन पाकिस्तान से भारत में देखे गए हैं, लोगों में काफी दहशत देखी गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो अभी रुका नहीं है, लेकिन क्या अभी और बाकी है? क्या 2.0 ऑपरेशन सिंदूर का हमें देखने को मिलेगा? और पाकिस्तान को कौन आखिर इतना सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो जिस तरीके से भारत में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, उसके बाद तमाम तरह के सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी जुड़े हुए स्टूडियो से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। नरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया कि कैसे पाकिस्तान से कुछ ड्रोन जो है वो भारत में दिखाई देते हैं, कुछ गतिविधि होती है, हलचल देखी जाती है, हालांकि कुछ देर बाद वो ड्रोन वापस चले जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद भुखमरी झेल रहा है, खुद कटोरा लेकर खड़ा हुआ है,
लेकिन आखिर कहां से इनको इतने सपोर्ट मिल रहे हैं? जहां तक सपोर्ट की बात है तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो वेपन्स यूज किए थे, जो गोला बारूद यूज किया था, उसमें मैक्सिमम चाइना के थे। तो कहां से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो क्लियर है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज, अभी हाल में ही जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उसका जो हेड है मसूद अजहर, उसका एक बयान आया था कि हमारे पास हजारों मानव बम तैयार हैं। तो जब वो पब्लिकली कह रहा है कि हजारों मानव बम तैयार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, अब ये राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से सही है या नहीं सही है, ये तो हमारी सरकार तय करेगी। और सरकार जो है वो सब कुछ आगे पीछे चारों तरफ देख करके अब माहौल तैयार करती है, कूटनीति बनाती है। वो कुछ करें इसके पहले ही उन पर कार्रवाई हो ही जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब समय आएगा तो सरकार ठीक ठाक कदम उठाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक चाइना के ये पाकिस्तान के, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। और उसके यहाँ मानव बम मिल भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है। और धर्म का जो एक नशा है, वो नौजवानों को पिला करके और उसको बाद उनको मानव बम बना देते हैं। तो जब जैसे मोहम्मद कह रहा है, जैसे मोहम्मद का हेड, कि हमारे पास हजारों मानव बम तैयार बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ करें इसका इंतजार किए बगैर परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए कार्रवाई करवा देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से देखा गया कि कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं जम्मू कश्मीर में, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन है वो पहुंचे और उसके बाद वो 15 से 20 मिनट तक लगभग देखे गए और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर डिफेंस सिस्टम क्या इतना कमजोर है भारत का? कैसे कोई ड्रोन है वो प्रवेश कर रहा है? विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं इस पर, और ये भी कहा जा रहा है क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा से शुरू करने की जरूरत है? अनुपम जी, असलियत यह है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो ड्रोन्स दिखाई दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्या वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, और अगर बॉर्डर क्रॉस किए थे तो उनकी वो किस हद तक, किस लिमिट तक यहाँ पर आए थे। तो जब तक वे ये चीजें सेना क्लियर नहीं कर रही, तब तक इसके ऊपर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम कमजोर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उसके अलग अलग समय पर भी ये दिखा है कि भारत के पास अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले तमाम हाथ मौजूद है, तमाम आंखें मौजूद हैं, जो लगातार निगहबानी रखती है और लगातार ये कोशिश में रहती है कि कोई भी गलत इंसान को भी गलत नीयत के साथ हमारी सीमा में प्रवेश ना कर पाए। तो ये जो ड्रोन्स का दिखना है, ये स्ट्रेटेजिक रूप से पाकिस्तान की ओर से एक मूव चलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ, जो मेरा खुद का एक आकलन है, वो ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट ठिकानों को चोट पहुंची है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान को चोट टेररिस्ट ठिकानों पर ही नहीं, बॉर्डर पर भी बहुत जबरदस्त पहुंची थी। बीएसएफ ने जो पाकिस्तान की चौकियां उड़ाई थी, वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। तो अब वहां पर वो अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनको ये भय भी है कि भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई ना हो जाए। लगातार ये कहा जा रहा है कि 2 नए लॉन्च पैड वहां पर तैयार किए जा रहे हैं फिर से, जहां पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जाएगा। तो वो एक तरह से सर्वेलेंस में या रेकी करने के लिए इस तरह के ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिससे कि कोई बड़ा खतरा भी भारत की तरफ से ना हो और भारत की तैयारियों को चेक भी किया जाए। और ये बात कहना जल्दबाजी है कि वो हमारी सीमा में प्रवेश कर गए थे, क्योंकि आजकल के जो कैमराज हैं वो इस लेवल के हैं, जो ड्रोन्स पे लगे होते हैं, चाहे पाकिस्तान का ही ड्रोन क्यों ना हो, वो अपनी सीमा के अंदर रहकर भी हमारे तरफ की गतिविधियों को देख सकते हैं। तो इस तरह की भी हरकतें लगातार चल रही हैं। गुब्बारे भी देखे गए हैं जो कि कुछ हरे रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, जिसपे PIA लिखा हुआ है, जिस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसे फिर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये सब चीजें अफरा तफरी मचाने की वजह से भी करी जाती हैं। सेना में कई सारी टैक्टिक्स एक साथ इस्तेमाल होती हैं। तो दुश्मन हमारा हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमको भयभीत करने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है, और सेना, हमारी जो सेना है, वो इन सब चीजों को एंटिसिपेट करती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो बॉर्डर्स के ऊपर जो बैलून्स देखे जा रहे हैं, जो ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, जो फाइटर जेट्स की फ्लाइंग वहां पर कभी कभार देखने को मिलती है, जो सैनिकों की अदला बदली देखने को मिलती है, उन सब पर भारत की सेनाओं की सख्त नजर है। और भारत की सेनाएं अपनी
तमाम कार्रवाइयां उनके मूवमेंट को देख करके अपने हिसाब से डे टू डे बिजनेस पर बनाती रहती हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा, जैसा आपका सवाल था, तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ निर्णय भारत सरकार को करना है। और आज ही थल सेना अध्यक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी वो चालू है और हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत हिमाकत हो तो हम उसको फुल मोड में एक्टिवेट कर देंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात ही यही है अब जो क्लियर हो रही है कि वो सिर्फ अटैक के लिए नहीं था, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी था। हमने अटैक किया, पहली बाजी हमने जीती और अब हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत हरकत हो तो हम फुल थ्रोटल के साथ उनके ऊपर अटैक कर सकें। तो ये एक सोची समझी रणनीति है और मुझे लगता है कि भारतीय सेना इसके लिए तैयार है। और ये तय करना राजनीतिज्ञों का काम है, सरकार का काम है कि भारतीय सेना को कब इसके लिए कहा जाता है। और भारत की सेना को जब भी कहा जाएगा, भारत की सेना आपको 100% रिजल्ट करके देगी। ठीक है अनुपम जी। रवि जी, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो इस पूरे मामले को? कहीं ना कहीं विपक्ष भी क्योंकि सवाल तमाम तरह के उठा रहा है, चाहे वो सरकार पर सवाल हो या फिर ये कहा जा रहा हो कि भाई इतनी क्या ये लापरवाही देखी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था उस वक्त भी सवाल उठाए गए, अब जब ड्रोन देखे जा रहे हैं या फिर ऐसे जो तमाम गुब्बारे देखे गए हैं जिसमें PIA लिखा हुआ है, किसी पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, किस तरीके से देख रही है कांग्रेस पार्टी? रवि जी। रवि जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रवि जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। ठीक है, रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। गौरव जी से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद रवि जी के पास जाएंगे। गौरव जी, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ जवाब देंगे इस पर विपक्षी दलों को जो इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं? पहले तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि आतंकवादी जिहादियों के जो मुसलमान का मुल्क है भिकारिस्तान, अरे सॉरी भिकारिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वो एक बिगड़ैल लौंडा है जो गुस्से में तो अपने बाप से अलग हो गया, घर छोड़ के चला गया, लेकिन बार बार उस घर के अंदर टोह लेना चाहता है, उस घर में वापस आना चाहता है, उसके लोग वापस आना चाहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भाई हम लोग की रिपोर्ट तो मानी नहीं जाती, ना विपक्ष मानता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार जो नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भोलारी एयरबेस, नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस के बारे में खास जानकारी दे दूं कि नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है पाकिस्तान का, उससे मात्र 15 मील की दूरी पे, कितनी दूरी पे, 15 मील की दूरी पे हमने वो पूरा का पूरा ठिकाना ही तबाह कर दिया, जहां से वो परमाणु ठिकानों का भी संयोजन और जो है उसकी सुरक्षा की देखरेख करते हैं, वहां के ठिकानों को उड़ाया हमने, रहीम खान यार एयरबेस को उड़ाया और सरगोदा एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन मिसाइलों का प्रयोग किया, जिन हथियारों का प्रयोग किया, उसकी वजह से भारत का हथियार का बाजार का पूरी दुनिया में उसकी चकाचौंध हो गई और हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आ गए, जिसमें हमने अपनी स्वदेशी तकनीक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक किए थे, आकाश मिसाइल से अटैक किए थे डिफेंस सिस्टम से, और स्काई स्ट्राइकर जो इंडियन मेड आत्मघाती ड्रोन है उससे अटैक किए थे। स्कैल मिसाइल और AASM हैंगर बम का जो लैस राफेल विमान थे उससे हमने प्रयोग किया था। मैंने इन हथियारों का जिक्र आपको क्यों किया ड्रोन का? क्योंकि बात हो रही कि भाई जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, अच्छा, जो ऑथेंटिक जानकारी जो उपेंद्र द्विवेदी जी ने आज दी और जो ऑथेंटिक जानकारी भारतीय सेना ने अपने एक जो है पोस्ट में बताई है, उसमें 10 जनवरी को 6 ड्रोन आए थे, 11 से 12 जनवरी में 2 से 3 ड्रोन नजर आए थे, याद करिएगा नजर आए थे, भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुए। ये ड्रोन जो है वो लाल नीली बत्ती के छोटे आकार के ड्रोन थे, जो कि हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ जी हैं जिन्होंने भी कहा था कि ये भारतीय सेना में आमतौर से अपनी सीमा में रह के भी टोह ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो POK की साइड से भाई हमारी टोह लेने आए थे। अब टोह क्यों लेगा आदमी? जो आतंकवादी है, मुसलमान है, वो पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादी मुसलमान भारत में घुसने की फिराक चाहता है। तो भाई अब सीधे सीधे पहले सीमा के पार आते थे तो भाई हम लोग जो है उनको वापस 72 हुरों के पास भेज दिया करते थे। अब वो क्या करते हैं, भैया अपनी जान बचाओ, यहाँ से मारते तो 100 मील तक जो है मिसाइलें जा रही हैं, तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे गुब्बारे और ड्रोन आपका लगाते हैं। अब भाई आप बात बताइए, ये जो पीले चरखे लाल नीले और जो है अपना गुब्बारे उड़ा देते हैं PIA, मतलब उनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो बिक गई, सरकार वो भी नहीं चला पा रही है, उस एयरलाइन के बलूनी उड़ा पा रहे हैं क्योंकि प्लेन तो उड़ाने की उनकी हैसियत नहीं है। दूसरी बात, अब आप ये बताइए कि भारत में जो विपक्ष है या कोई भी
आदमी सवाल करता है कि भैया गुब्बारे उड़ के कैसे चले आ रहे हैं। अब क्या आप बताइए कि गुब्बारे को मारने के लिए यहाँ पे हम लोग अपनी ये बंदूकों की गोलियां ये बर्बाद करेंगे? अरे उनको तो कोखों को जाड़ने पे बर्बाद करेंगे जहां से वो आतंकी सोच जन्म लेती है। अच्छा, खास बात जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं भाई साहब श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई अभी मौलाना मसूद अजहर ने बयान दिया कि हमारे पास 1000 आत्मघाती लोगों का दस्ता तैयार है, और मैंने वो स्पीच पर्सनल सुनी है। उस डरपोक मौलाना मसूद अजहर जिहादी मुसलमान से मैं बताना चाहता हूं कि वो जब 1994 में फरवरी में जब श्रीनगर में पकड़ा गया था ना, भारत की सेना ने जब पकड़ा था, तो उसको छुड़ाने के लिए एक बार 1995 में भी अटैक हो चुका है, तब भी टूरिस्ट अगवा किए गए थे। उन टूरिस्टों में एक भाग गया था और बाकी को जिहादी मुसलमानों ने मार दिया था उसी कश्मीर में, उसी श्रीनगर में। और उसके बाद 1999 में उसके छोटे भाई ने जब कंधार विमान हाईजैक किया और वहां से उसको छुड़ा के ले गए, उससे पहले उस मौलाना मसूद अजहर को यहाँ चप्पलों से मारा जाता था। उस मौलाना मसूद अजहर ने जब बयान अभी दे रहा है, पहले वो टीवी पे आके बाकायदा तकरीरें करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ये जलवा है कि पाकिस्तान का वो मौलाना मसूद अजहर अपने बिल में छुप के बैठा है और अपनी वॉइस, मतलब सिर्फ आवाज की रिकॉर्डिंग से तकरीरें कर रहा है। सामने आने का साहस उसके अंदर नहीं बचा। इस ऑपरेशन सिंदूर में जो उनके राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उनको स्पष्ट आदेश दे दिया गया था कि आप बंकर में जाके छुप जाइए, भारतीय सेना कभी भी आप पे हमला कर सकती है और आपको लेके जा सकती है। इस ऑपरेशन सिंदूर में के बाद आप आसिम मुनीर, जो भगोड़ा तो क्या बताएंगे, डरपोक बोलती है उसको, तो उस आसिम मुनीर की हालत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले वो अपनी आवाम को भरे मन से बगैर किसी आपका बुलेट प्रूफ ग्लास के तकरीरें करता था और पैगाम भेजता था। आज आसिम मुनीर की हालत यह है कि बगैर बुलेट प्रूफ शीशे के वो भाषण नहीं दे पाते हैं। इसी पर जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन आवाज नहीं मिल पा रही थी रवि जी को। रवि जी, आवाज मिल रही है अभी आपको? ठीक है, रवि जी से शायद आवाज मिल नहीं पा रही है। नरेंद्र जी से मेरा ये सवाल, नरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद खाने की किल्लत से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, जिसके पास खुद खाने को नहीं है। कहा जाता है कटोरा लेकर वो खुद खड़ा हुआ है। बाकी देश से कैसे उसके संबंध है वो भी सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी आपने बताया कि कौन जब देश सपोर्ट कर रहा है, उसमें आपने बताया कि चाइना का कैसा सपोर्ट है, अगर वो हथियारों के मामले में हो या फिर तमाम ऐसे डिफेंस के मामले में हो। लेकिन ट्रंप की एंट्री किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का भी इसमें देखा जा रहा है कि दखल अंदाजी जरूर है पाकिस्तान के साथ। ट्रंप या अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, हाँ, अमेरिका किसी दूसरे देश का हित नहीं देखता है। बिल्कुल। केवल अपना हित देखता है, और हर क्षेत्र में वो अपना बेस तैयार करता है। तो पाकिस्तान में भी उसका बेस है। भाई, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सिर्फ इसीलिए गिरवा दी गई अमेरिका के द्वारा क्योंकि शेख हसीना ने अमेरिका को बेस देने से मना कर दिया था। तो उसने उनके यहाँ बवाल मचवा करके हटवा दिया शेख हसीना को। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब, वो अपना हित साधता है, उसको न पाकिस्तान से मतलब है और न भारत से मतलब है। जिस चीज में उसको अपना हित दिखेगा वो काम करेगा। ठीक है, अनुपम जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अनुपम जी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान, उसके क्या मंसूबे रहते हैं ये भी सब जानते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और किस तरीके से उसने क्या कुछ किया। उसके बाद देखिए जो बयान आज सामने आ रहे हैं, अगर बात की जाए, आज देखिए ये जो कहा जा रहा है कि उपेंद्र द्विवेदी जी ने जिस तरीके से बोला कि आईबी और एलसी के सामने 8 आतंकी कैंप जो है वो काफी सक्रिय है और जिन पर सेना की जो नजर है वो लगातार बनी हुई है। एक भी गलती हुई तो जवाब जो है वो काफी सख्त होगा और निर्णायक होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या इस पर बात करेंगे आपकी अगला कदम क्या होने वाला है इस मैसेज की, अगर बात करें इस मैसेज के थ्रू? देखिए, सीधी सी बात है, जनरल द्विवेदी ने आज जो संबोधन दिया है उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये था कि 2 दिन बाद भारतीय थल सेना का दिवस है, थल सेना अध्यक्ष उसी वजह से संबोधित कर रहे थे। और 15 जनवरी को जब थल सेना का दिवस होगा, जब वो अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, तो उसके पहले हमने पिछले साल में क्या तैयारी करी, क्या अचीव किया और क्या उसके बाद हमारे भविष्य के प्लान है, इसकी एक
हल्की सी झलक थल सेनाध्यक्ष ने आज दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये वैसे तो बहुत रूटीन चीज होती, लेकिन पिछला 1 साल इतना गहमा गहमी वाला रहा है सेना के लिहाज से, उस वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जनरल द्विवेदी साफ साफ बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का महत्व क्या था भारतीय सेना के लिए। देखिए, लड़ाइयां होती हैं, पहले भी होती रही, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो वाकये होते हैं वो हमारी सेना की तैयारियों को भी दिखाते हैं। जनरल द्विवेदी बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे पहली बार हमने सम्मिलित होकर के तीनों सेनाओं को एक कमांड के अंदर रख के और एक थिएटर की तरह एक्टिवेट किया। ये बहुत बड़ी बात थी और भारत के लिए इसके भारत की सेना इसके लिए बहुत दिनों से तैयारियां कर रही थी। और जब थिएटर कमांड की जो संकल्पना पूर्व सीडीएस ने जो दी थी, ऑपरेशन सिंदूर ही पहला वो ऑपरेशन है जिसमें उस परिकल्पना को आप जमीनी आकार लेते हुए देखते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव जो भारतीय सेना अपने अंदर ला रही है वो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर ने। बाकी यहाँ पर हार जीत नफा नुकसान की बात बाद में आती है। यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि भारत की सेनाएं किस लेवल तक तैयार है। और देखिए, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से नई नई तकनीकियां आ रही हैं और जिस तरह से दुनिया भर की सेनाएं अपने आप को बहुत तेज बदल रही हैं, नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एआई के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, उस लिहाज से भी भारत की सेना अपने आप को तैयार कर रही है। ये दिखाया ऑपरेशन सिंदूर ने। तो ये एक बड़ा कदम था और आगे भी, चूंकि ये एक शुरुआती दौर है, अभी एआई अभी आना शुरू हुआ है, अभी कुछ ही साल हुए हैं। अब उसको बहुत जल्दी से जल्दी कैसे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे, इसके ऊपर काम करना अभी बाकी है। तो इसके ऊपर अब काम करना होगा कि यही जनरल द्विवेदी दिखाना चाह रहे थे कि अब हमारा आगे का टारगेट ये है कि हमारा जो इनोवेशन स्किल्स है, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो उपलब्धियां हैं, उनको एक सकारात्मक रूप देते हुए भारतीय सेना के साथ बहुत तेजी से जोड़ने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर भारत काम करना शुरू कर चुका है और बहुत तेज कर रहा है। रही पाकिस्तान की बात, तो देखिए, पाकिस्तान एक वो नासूर है जो हमको धीरे धीरे चुभता ही रहता है। तो उसके लेकर के हमारी सेनाएं अपनी रातों की नींद नहीं खोना चाहती हैं। हम अपने मॉडर्नाइजेशन पे, अपने डेवलपमेंट पे, अपने अपग्रेडेशन पे लगातार काम करते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, या फिर कोई अन्य देश हो। बांग्लादेश का मैं नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं उसको अभी भी दुश्मन की तरह नहीं देखता हूं। तो आज न सही कल वो बांग्लादेश हमारे साथ फिर से आएगा। तो भारत अपने एडवर्सरीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और सैन्य रूप से, मिलिट्री रूप से तैयार करना बेहद आवश्यक है। और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके हम अपनी सेना के लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं। तो वो जरूरी था। बाकी पाकिस्तान को निश्चित तौर पर जब भी वो टेढ़ी नजर से हवाई तरफ देखेगा तो उसका फन कुचल दिया जाएगा। ये भारत ने कई मर्तबा किया है, 1965 से लेकर के 71 में, कारगिल वार में, ऑपरेशन सिंदूर में, उरी अटैक में, एयर स्ट्राइक्स में, बहुत सारी दफा पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है। तो उसको लेकर के हमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो लगातार हमको परेशान करने के लिए ही बनाया गया था 1947 में। वो अपना काम कर रहा है। इसी वजह से कभी आप उसको चीन के पाले में देखते हैं, कभी अमेरिका के पाले में देखते हैं, कभी अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा करता हुआ दिखता है, कभी अमेरिका के लिए मिलिट्री बेस प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। तो वो उसकी वही फितरत है और भारत इस फितरत को अच्छी तरह समझता है और इसी वजह से अपने आप को लगातार भारतीय सेना मॉडर्नाइज कर रही है। ठीक है अनुपम जी। रवि जी, आवाज आ रही है अभी आपको? बिल्कुल आ रही है प्रिया जी। बोलिए। प्रिया जी, देखिए, बॉर्डर पे ड्रोन का या यूएवी का उड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हर देश उसको अपने आप ड्रोन या यूएवी उड़ते नहीं, उड़ाते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं जी। इसके लिए रिकॉग्निजेंस किया जाता है और दुश्मन देश की गतिविधि के ऊपर नजर रखी जाती है। आपको हम बताएं कि बॉर्डर पर दुश्मन देश की अगर एक गाड़ी भी मूव करती है तो उसके ऊपर भी नजर रखी जाती है और हर देश रिपोर्ट करता है, उसकी समरी बनती है, इंटेलिजेंस समरी बनती है। अब देखिए, बात यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं की शक्ति, हमारी सेनाओं की प्रिपेयर्डनेस, हमारी सेना के अंदर जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इसकी सलाहियत पे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। हमारी सेना से तुलना उनकी सेना का कभी नहीं हो सकता। अब ये बात ये उठी है प्रिया जी कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने सेनाओं को फ्री हैंड नहीं दिया, क्योंकि इसका प्रमाण था कि सिंगापुर में जो आपके कैप्टन जिन्होंने कहा कि आपने उनके लिए हदें खींच रखी थी कि आपको क्या करना है, जिसका हमें शुरुआती दौर पे कुछ नुकसान हुआ, जिसका की पुष्टि सीडीएस ने किया था। अब बात ये उठती है कि सेना के हमारे बॉर्डर पे वो ड्रोन था या यूएवी था, मैंने अभी देखा नहीं उसको, इसलिए मैं इस कहने की स्थिति नहीं कि ड्रोन था या यूएवी था। उसमें कैमरे लगे होते हैं और एक दूसरे की मतलब रणनीति को और एक दूसरे की वस्तु स्थिति को, यथा स्थिति को वो सब लोग जांचते हैं। अब जब आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी जारी है, आपने तो ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा बंद नहीं हुआ है और दिल्ली का घटना हो गया। आपने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार।
लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि कोई छोटी एरर अटैक पे आप जाकर के आक्रमण कर दें, और ऐसा होता भी नहीं है सामान्यतया। लेकिन अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से ये ड्रोन नहीं था। मैं सेना के इंटेलिजेंस विंग में ही रहा हूं प्रिया जी, मैं जानता हूं कि ड्रोन का उड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये था कि वो कौन सा ड्रोन था, या वो यूएवी था, और वो किस हमारे साइंटिफिक और लॉजिस्टिक और रणनीतिक क्षेत्र में आया था। देखिए रवि बात जी, ये है कि वो क्या रवि जानकारी जी, लेने आया। रवि जी, सिर्फ ड्रोन की बात नहीं जी, है, जी। क्योंकि बात इस पर भी हो रही है कि कई ऐसे जो गुब्बारे हैं वो देखे गए जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ ऐसे देखे गए हैं गुब्बारे जिसमें तमाम चीजें लिखी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं एक संकेत देती हुई नजर आ रही है। सवाल इस पर भी है। नहीं नहीं प्रिया जी, ये बहुत छोटी चीज है। अगर ऐसा कोई प्रोवोकिंग एक्टिविटी होती है तो इसको युद्ध के नजर से देखा भी नहीं जाता कि कोई जिंदाबाद लिखते मुर्दाबाद लिखते। ये हाँ। बहुत छोटी सी प्रक्रिया, इस पे इतने गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। हम्म सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तैयारी है, जो हमारी सैन्य तैयारी है, रणनीतिक तैयारी है, जो सूचना के लिए वो ड्रोन आया था, वो सूचना उस तक नहीं जाना चाहिए। और अगर हमारे काफी वाइटल इंस्टॉलेशन के आसपास था तो ये एक सोचने की प्रक्रिया है। अभी आप कह रहे थे कि एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा कभी ऐसा नहीं होता है, रडार सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि आपका 100 मीटर 50 मीटर ड्रोन आया आप तुरंत मार देंगे। सबसे पहले आपके सिस्टम में कोई ड्रोन या कोई जहाज अगर वो उसके एलिप्स अपीयर होते हैं तो आप उसको लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद आप अपने सिस्टम को भेजती हैं, सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको लोकेटिंग करता है, जीआर लेता है, उसके बाद उसको मारने की बात आती है। इसमें एक प्रक्रिया लगती है। अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट में ड्रोन आके चला गया तो कोई भी एंटी डिफेंस सिस्टम जब तक कि वो एक्टिव नहीं है मारने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपके ठीक है रवि जी। गौरव जी, जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी थी, जैसा कि हमारे अनुपम जी ने कहा और श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि एक ये सामान्य प्रक्रिया और हमने क्या हासिल किया एनिवर्सरी आने से पहले, तो उसकी एक झलक दिखानी जरूरी थी। तो पहली बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो बहुत अच्छी बातें कही और बताया कि युद्ध में जिसने, देखिए क्या है, युद्ध देखा किसने उसकी एक अलग रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन जिसने युद्ध लड़ा है वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है। हम उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात मानेंगे, और वो क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे कि उनकी बात में हम सवाल जवाब नहीं कर सकते। उन्होंने दो टर्निंग पॉइंट बताया ऑपरेशन सिंदूर के। पहला उन्होंने बताया कि 7 मई को सिर्फ हमने 22 मिनट में सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था, सिर्फ 22 मिनट के अंदर। और उनके सारे के सारे एम्बेसडर वहां पे यूएस में जब रात थी तो उनके आगे पीछे दौड़ रहे थे कि भाई युद्ध रुकवाइए। दूसरा उन्होंने बताया, जो सभी रक्षा विशेषज्ञ और श्रीवास्तव जी ने बताया, कि भाई ड्रोन आते हैं, आपका इंटेलिजेंस की जो आपका जो भी उनको जरूरत होती है सूचनाओं की, जो हम लोग भी एकत्र करते हैं वो भी एकत्र करते हैं। इसीलिए कोई भी डिफेंस का बड़ा इंस्टॉलेशन सरहदों पे 50-100 मीटर के दायरे में नहीं किया, तो कि हम लोग किलोमीटरों के दूर होते हैं। उन्होंने बताया कि 10 मई की सुबह जैसे हम सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी देखते हैं कि पाकिस्तान कौन सी शिप जहाज कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या टारगेट लोकेट किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भी उनके टारगेट्स पहचाने, लॉक किए, उन टारगेट्स पे हमला किया और उनका जो डिफेंस सिस्टम पूरा उड़ा दिया था। तो 10 मई की सुबह उन्होंने जो बहुत जोर देके बात कही कि दूसरा टर्निंग पॉइंट 10 मई की सुबह था। उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो भी निर्देश थे, उन निर्देशों के अनुसार हमारे नेवी में बड़े बड़े जहाज कहाँ पे पोस्ट थे और किस दिशा में जा रहे हैं, एयरफोर्स के विमान कहाँ पे हैं और उनकी चीज़ें उनको दिख पा रही थी सैटेलाइट के माध्यम से। हमारी स्पॉट कहाँ पे कितनी कोर यूनिट संख्या बल दिखता है ना, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में, तो वो बाकायदा दिख रहा था। इसका मतलब क्या था, उन्होंने हिंदी भाषा में समझाया, अगर हम आम भाषा में समझाएं कि हमने पाकिस्तान को जोरदार कंटाप मारा, उसे जमीन सुंघा दी और उठने से पहले अपना विराट स्वरूप दिखा दिया भारत का कि भाई उठोगे मतलब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो पाकिस्तान ने उसी समय गिड़गिड़ा के यूएस से सब जगह जाकर करा, लेकिन हमने युद्ध अपनी शर्तों पे। ठीक है गौरव जी, ठीक है। मैं एक बात अपनी फिर भी कहना चाहूंगा, क्योंकि उस समय आपने रुका तो मैं रुक गया था। ठीक है, बोलिए। श्रीवास्तव जी ने मसूद अजहर का नाम लिया था, जिसने कहा कि हमारे 1000 जिहादी सुअर तैयार हैं भारत में शहीद होने के लिए। मैंने उसकी जो तकरीर सुनी थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो कि आज तक के चैनल पे चल रही थी, हाँ। उसमें वो मौलाना सुलक्षाप आतंकवादी मुसलमान कह रहा था कि 1000 मुसलमान, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सैकड़ों नहीं 1000 तैयार हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं कि मुझको पहले शहादत दो। तो भैया मौला के पास जाने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना तैयार है, 1000 नहीं 10,000 सुअर तैयार करो।
एक को भी वापस नहीं जाने देंगे। उन्हीं 72 दूतों से उनको उनका मिलान कराएंगे जिनके तुमने सपने दिखाए हैं, और हर उस कोप को उजाड़ देंगे जिससे आतंकी सोच के जन्म दोगे। तुम भी अपनी खैर मनाओ, ठीक है तुम्हें गौरव भी जी। हमारा अननोन गनमैन मारे। ठीक है रवि जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, मेरे मित्र भी कुछ अर्धसत्य परोस रहे थे। हम्म अर्धसत्य ये परोस रहे थे, ये कह रहे थे कि 1000 वही मसूद अजहर हैं जिनको कंधार कांड में हमने छोड़ा और उन्होंने जाके जैसे मोहम्मद बनाया और जो 14,000 मौतों का कारण बनाए हमारे देश में। मैं डेटा के साथ कह रहा हूं। हम्म दूसरी बात, ये कह रहे थे कि 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने टेक दिया। ये भी अर्धसत्य कह रहे हैं। जो 6 और 7 की दरमियानी रात में हमने अटैक किया था, उस प्राइमरी स्टेज में यानी फर्स्ट फेज में हमको नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी पुष्टि हमारे सीडीएस और सिंगापुर में कैप्टन ने कहा। हमने उसको फिर अपने प्रिपेयर्डनेस को चेक किया। चेक करने के बाद जब हम 7 और 8 तारीख से जब हमने पाकिस्तान को मारा, तो पाकिस्तान घुटने पर निश्चित आया। हमारे सेना की इसमें बिल्कुल बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब बात आती है 10 तारीख। 10 तारीख को प्रिया जी, जब हमारी सेनाएं सुपरमेसी के तौर पे थी, जो कि कह रहे हैं अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता, और वास्तव में हमारी सेना आगे थी, लेकिन जब उसके हाथ को बांधा गया तो 3 बजे ट्रंप जी आ करके 5 बजे कह देते हैं कि अब आज से सीज फायर हो गया। और वो ये कहते हैं कि एक डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया एक डीजीएमओ को। पाकिस्तान का डीजीएमओ एक मेजर जनरल है, वो केवल 2 स्टार जनरल है। हमारे यहां का डीजीएमओ 3 स्टार जनरल है। आपको कभी भी युद्ध और संधि करने का या इस तरह के निर्णय लेने का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को होता है। वो किसी डीजीएमओ के पास ये पावर नहीं है, वो किसी आपके ऑपरेशन जैसे चीज को शुरू कर दे या उसको खत्म कर दे। ठीक है। अब बात आती है कि अगर ट्रंप जी कहते हैं कि 5 बजे से बंद हो जाएगा, उसी दिन रात को 10 बजे चाइना और अमेरिका में ये लगा कि किसने इसको कराया, तो 8 बजे फिर शुरू हो गया था। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 10 तारीख की रात को 8 बजे से 10 बजे तक पाकिस्तान अटैक करता रहा। 10 बजे के बाद चाइना ने यह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो डिफेंस एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर है डोभाल जी, वो कह रहे थे कि हमारा मकसद प्रोवोकेशन नहीं था, हम एस्केलेट करना नहीं चाहते थे। और रात को 12 बजे जा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद को संबोधित किया था, मैं उसमें सुन रहा था। तो ये कहना कि आप 22 मिनट में घुटने पे ला दिए, हमारी सेनाओं की वो सलाहियत थी कि वो पाकिस्तान को घुटने पे आने पे मजबूर किए। वो 6 और 7 की दरमियानी रात को नहीं, वो 9 तारीख को, 8 और 9 तारीख को आपने उनका जो हाथ बांध रखा था। और उसके बाद जब सेनाएं हमारी सुपरमेसी पे जा रही थी, तो आपने किसके दबाव में कर दिया, वो आज भी हम पूछ रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं। दूसरा, एक मिनट प्रिया जी, अभी अभी अमेरिका में यूएस चाइना सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिव्यू कमेटी ने अपनी कांग्रेस में एक रिपोर्ट सौंपा था 745 पेज का, और उन्होंने ये कहा कि चाइना ने उस अवसर को अपने हथियारों के डिमॉन्स्ट्रेशन के तरह से टूल के तौर पे यूज किया, जो कि वैश्विक स्तर पे अब हथियार बनाने और हथियारों के विपणन का एक मुख्य केंद्र बनने जा रहा है। भारत सरकार ने एक बार भी इसको डिनाई नहीं किया, और उसमें यह भी कहा कि भारत सरकार के 5 मारे गए थे फाइटर, मतलब हमारे 5 जेट मारे गए थे लॉजिस्टिक और फाइटर लेकर के। और जिसका एक राफेल का फ्रांस ने भी कहा, उसको भारत सरकार ने नहीं कहा। 70 बार ट्रंप कह चुका कि मैंने युद्ध को रुकवाया, उसको भी ये नहीं कहे। हमारे कहने का तात्पर्य, पहली बार ऐसा हुआ है विदेश नीति में कि किसी द्विपक्षीय मामले में तीसरा व्यक्ति का हाथ आ रहा है। एक बार भी प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप क्यों हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में बात आ रहा है। ये जो ट्रंप वाला मैटर था, वो अभी तक देखा जा रहा है कि वो सुलझा नहीं है। कि 5 बजे उनका एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट आता है, उसके बाद से ये सवाल अभी तक देखिए वो ऐसे ही जिंदा बना हुआ है। प्रिया जी, उसके बाद भी रात को 8 बजे से 10 बजे तक पाकिस्तान अटैक किया, वो सीज फायर 10 को नहीं हुआ। चाइना ने जब रात को 11 बजे कराया तब हुआ। वो मैटर तो जस का तसी बना हुआ है। आपको पड़ोसी को पापा कहना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है नरेंद्र जी, को पापा कहने वाले रवि कम से कम 70 बार जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब जैसे ही, एक सेकेंड गौरव जी, आती हूँ गौरव जी, नरेंद्र जी से बस मेरा ये सवाल और एक जवाब लेना चाहूंगी इसी पर। ये जो ट्रंप का मैटर था कि ट्रंप ने इंटरफेयर किया और आज तक देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं बोला। कांग्रेस देखा जा रहा तमाम बार इस मुद्दे को ऐसे ही उठाती हुई नजर आ रही है, और आज भी देखिए, आज भी वो मुद्दा जस का तसी बना हुआ है। नहीं, वो मुद्दा तो रहेगा। हाँ, वो मुद्दा रहेगा, वो मुद्दा खत्म नहीं होगा। हाँ, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, बोलिए। तिवारी जी मेरी बात से सहमत होंगे। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया अमेरिका ने। कैसे किडनैप किया उन्होंने? पहले उनका पूरा रडार सिस्टम हाईजैक कर लिया। उनका जो भी
सिक्योरिटी सिस्टम है सब हाईजैक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनका सारा सिस्टम गूगल और सॉफ्टवेयर पर है वेनेजुएला का। तो और सारा गतिविधि सारी चीज़ें वो कंट्रोल में रहती है अमेरिका के। मुझे लगता है भारत को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। अब गोला बारूद तो ठीक है, वो तो रहना चाहिए, वो तो जरूरी चीज़ है। इस तरफ भी सोचना चाहिए कि हमारा अपना सॉफ्टवेयर हो, हमारा अपना सोशल मीडिया हो, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब फोन यूज करते हैं, और हमारी सारी प्राइवेसी जहाँ की कंपनी है, जहाँ का ये है, चाइना और पाकिस्तान, सॉरी चाइना और अमेरिका, सब जब चाहे तब वो पूरा ले सकते हैं। तो मेरा ये अपना मत है कि सॉफ्टवेयर की तरफ भी हमको ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। नरेंद्र जी, क्योंकि देखा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो साइबर अटैक का ही होता अरे है। भाई, वेनेजुएला का हाँ। राष्ट्रपति के अपहरण के पहले अमेरिका ने उनके सारे सिस्टम को हैक कर लिया, जिसमें वो रडार सिस्टम था, पूरा वेनेजुएला अंधेरे में था, लाइट सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, जो भी होते हैं सिक्योरिटी से संबंधित, सब हाईजैक कर लिया। तो मुझे लगता है कि अपने देश को गोला बारूद, बंदूक, राइफल, हवाई जहाज, इस तरफ तो हमारा ध्यान रहना ही चाहिए, बगैर इसके तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सोशल मीडिया की तरफ भी हमको सोचना चाहिए और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, अपनी चीजें डेवलप करनी चाहिए। अनुपम जी, क्या कुछ राय रखेंगे आप इस पर? प्रिया जी, मुझे 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। बिल्कुल आऊंगी रवि जी। अनुपम जी बोलिए। अनुपम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नरेंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, मैं भी सहमत हूं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर सेना को और ज्यादा तेज गति से काम करना पड़ेगा। हालांकि हमारी सेना बहुत तेज काम कर भी रही है। और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं नरेंद्र जी कि ऑलरेडी हमारे पास अपना खुद का गूगल हमारी सेना इस्तेमाल कर रही है, और जिसको हमने नेविक नाम दिया हुआ है। और नेविक ने यहाँ पर पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार एक बड़ा रोल निभाया था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उसकी जो क्या अच्छाइयां रही, क्या खामियां रही, उसमें अभी और क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भारतीय सेनाएं लगातार काम कर रही हैं। और जो हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम जब पूरी तरह से काम करने लग जाएगा और वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो चिंता सॉफ्टवेयर वाली है, ये भी अपने आप दूर हो जाएगी। और देखिए, ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये लगातार बदलती रहेगी। हमारी सेनाओं का एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपको भविष्य को एंटिसिपेट करना पड़ता है। आपको अभी ड्रोन्स के बारे में पता है, लेकिन आगे इन ड्रोन्स का कैसे उपयोग होगा, इसके बारे में आपको अभी एंटिसिपेट करना है कि कल को इन ड्रोन्स का और कैसे इस्तेमाल करेगा हमारा दुश्मन। तो उसका तोड़ हमको आज ही निकालना होता है। तो इसके ऊपर लगातार रिसर्च चलता रहता है। DRDO है, HAL है, इस तरह के संगठन देश के अंदर हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। हाँ, ये कहना जरूर मैं चाहूंगा कि इन सारे इस तरह के संगठनों को और ज्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए, और इस तरह के और ज्यादा संगठन खड़े होने चाहिए जो कि देश में डिफेंस रिलेटेड रिसर्च के ऊपर और काम करें, खूब काम करें। और देश के जो आम बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी मोटिवेट किया जाए कि वो भी इस फील्ड में आए और देश की सेनाओं को मजबूत करें। तो देखिए, आजकल सेनाओं में सिर्फ सैनिक या हथियार नहीं लड़ते हैं, आज टेक्नोलॉजी भी लड़ती है। तो आपको अपने देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार काम करना होगा। इसके लिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त परिवर्तन और इस तरह के टेक से भी आपको फैसले लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी सेनाएं जो भविष्य को एंटिसिपेट कर रही है, उनके फायदे की चीजें समय से पहले ही मिल जाए। अब हम वो जमाना नहीं रहा कि हम 20 सालों तक एक एयरक्राफ्ट बनाते रहे और उसके बाद भी जब तेजस बन के तैयार होता है तो हमें उससे ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पहले ही आ चुकी होती है। हम तेजस 1 आया नहीं कि हम तेजस मार्क 2 की बात करने लगे। तेजस मार्क 2 की डिलीवरी अभी हुई भी नहीं है कि हम 5th जनरेशन फाइटर को बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं समय से पीछे हैं। तो हमको इसके ऊपर और ज्यादा श्रम देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, भारत में चुनावी रूप से कोई भी सरकार सत्ता में बैठे, पहले कांग्रेस थी, अब भाजपा है, आगे कोई और पार्टी हो, लेकिन ये जो एक अनवरत क्रम है सेनाओं को मॉडर्नाइज करने का और टेक्नोलॉजी को सेना के साथ जोड़ने का, इसके ऊपर लगातार काम होते रहना चाहिए। इसमें सरकारों को इस तरह से कुछ अनुसंधान करना चाहिए कि जिससे कि इस काम में कोई चुनावों की वजह से, सरकारों की वजह से कोई चीज रोड़ा ना हो। तिवारी जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ माफी के साथ। जी जी। आपने उनकी जो एयर चीफ मार्शल अपने यहाँ वायुसेना अध्यक्ष, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिलीवरी जो है वो समय पर नहीं हो पा रही है, चाहे वो हवाई जहाज की हो, चाहे और पार्ट्स की हो। मुझे लगता है कि इस पर भी काम करना चाहिए। भाई, अगर आपको याद होगा कि अमेरिका को वो इंजन, कोई एयरक्राफ्ट का कोई इंजन था, उसको हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, आनाकानी कर रहा है, उस पर कितनी मीटिंग हो चुकी है, कितनी बातें हो चुकी हैं,
फिर भी वो नहीं दे रहा है। आदित्य रवि जी भी मेरे कहने का मतलब है कि कारण जो है वो जानना जरूरी है, बिल्कुल। और कारण जब पता लगेगा कॉमन मैन को भी। भाई एक चीज बताइए, पब्लिक जो है अब पूरा ट्रेड सिस्टम डेवलप हो गया है, जिसका व्यापार जितना बड़ा उतना बड़ा ताकतवर वो। अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैसा ले करके भी अमेरिका हमको जो है वो मूर्ख बना रहा है, समय पर नहीं दे रहा है, हम उसका सामान खरीदना बंद कर देंगे। हम मतलब पब्लिक, बिल्कुल। उसमें किसी सरकारी सिस्टम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने देश से प्यार न करता हो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब 71 का युद्ध चल रहा था, हमारे पिताजी रेलवे में थे, रेल से जब गाड़ी सेना जाती थी या कोई कोई असलहा वगैरह जाता था, तो क्या वेलकम होता था सेना का। लोग इतना इमोशनल हो जाते थे कि रोने लगते थे। तो देश से और सेना से सबको प्यार है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अमेरिका हो या कोई और भी देश हो, पैसा लेकर के हमको सामान समय पर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहा है। भाई आपके वायुसेना अध्यक्ष ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि लंबा खींच रहा है। मैं जवाब देना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी 2-3 बातें कही हैं, तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं उसको पूरा चीज़ क्लियर एक बार कर देना चाहता हूँ और उसमें जोड़ना भी चाहता हूँ। देखिए, जो नेविक की हम लोग बात कर रहे थे, वो मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो सबसे पहले हमने स्वदेशी का अपना नारा अपनाया, और जो नेविक है उसका पूरा नाम दिया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसके माध्यम से जो इसरो ने डेवलप किया है, हम प्रिसाइज पोजीशनिंग कर सकते हैं, चीज़ों की लोकेट कर सकते हैं दूसरे, और खाली इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हम, इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर, फिर सुना रहा हूँ 1500 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी चीज़ आएगी, चींटी भी चल रही होगी, तो उसकी भी हम जानकारी डेवलप कर सकते हैं। इसी वजह से, प्रिसाइज पोजीशनिंग की वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी सफलता हासिल करी। पहली बात तो ये हो गई जो तिवारी जी ने करी। अब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बात कही कि भाई बहुत अच्छी बात छेड़ी कि हमको इंडिजिनस सब डेवलप करना चाहिए, और अमेरिका से तिवारी जी ने भी कहा था, पत्रकार साहब ने भी कहा था कि हमने हथियार, मतलब तेजस हम डेवलप कर रहे हैं, उसके मतलब तेजस डेवलप कर रहा है एचएएल को, जो हमारी डील हुई इंजन की, वो डील हुई है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जो अमेरिका की सबसे बड़ी प्लेन, जो जहाज है, जो फाइटर जेट बनाते हैं, उनकी सबसे बड़ी कंपनी है, और वो उन्होंने ही बॉम्बर, इट्टीज बॉम्बर जो है B-2, वो उन्होंने ही बनाया था। अब इस बात की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी देश होता है, हथियार या कंपनियां, वो उनकी एक मतलब जो उनके पॉलिटिकल एजेंडास होते हैं, जियो पॉलिटिक्स होते हैं, उनको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी जब डेलीगेशन मोदी जी जाते हैं तो साथ में अपनी कंपनी लेके जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब हम जब आपको पैसा लगाएंगे तो आपसे कुछ चीज़ हमें मिलेंगी। तो जब ट्रम्प जी पहली बार सत्ता में आए थे, तो ये डील तब की है। पहली बात तो बता देता हूँ मैं, लॉकहीड मार्टिन जो है, उन्होंने हमारे जेट के इंजन नहीं दिए, इस वजह से वो चीज़ें लगभग 3 साल डिले चल रही। पहली बार बता दूँ, 3 साल से ज़्यादा डिले चल रही। अब जो हमने सौदा किया है, तो उसमें क्या है कि भाई हम अमेरिका पे डिपेंडेंसी हमको इसलिए घटा देनी चाहिए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने युद्ध लड़ा 1970s में, 71 में, तो निक्सन जी थे, तो निक्सन जी से भी मदद मांगने गई थी कि भाई अगर हम बांग्लादेश पे हमला करेंगे तो आप बीच में ना आइएगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का हवाला देते हुए बोल दिया था कि नहीं, हम देखेंगे, और उन्होंने अपना बेड़ा भेज दिया। उस समय भी हमारे लिए रूस काम आया था। आज भी हमारा जो S-400 सिस्टम है, जिसकी खेप हमें मिलने वाली है हमारी ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ से पहले, और आखिरी खेप मिलेगी 2027 में, तो वो जो हमारा जो सबसे अलाइड पार्टनर है वो रशिया है, ठीक है, वो हमको हथियार दे रहा है। हमको हथियार हो गया या ट्रेड हो गया, ये हम यूज करते हैं लोगों से संबंध बनाने के, जियो पॉलिटिक्स में ये बेसिक नियम है। अब इंडिया में जो बहुत बड़ी आबादी का देश है, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कोई हमारे लिए इजराइल नहीं है कि हम बहुत छोटा सा देश चला रहे हैं, छोटी सी आबादी है। वो सारी की सारी आबादी बिल्कुल मतलब सिर्फ इजराइल के लिए ही सोचती है और हमला करती है। जनरल विपिन रावत, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने 2.5 मोर्चे की बात करी थी, वो आधा मोर्चा तो हमारा यहीं का है ना भाई साहब, तो हमको अपने अंदर वालों से भी निपटना पड़ता है। अभी जो सर ने बात करी, वरिष्ठ पत्रकार साहब ने, कि भाई जब युद्ध लड़े तो आप लोग छोटे थे और आपके माँ बाप ने, सभी लोगों ने स्वागत किया, और भाई सेना में जोश भरा। और एक आम बच्चा भी जो आज पैदा होता है, बच्चा याद रखिएगा, उसको जब तक जहर नहीं घोला जाता उसके कान में, उसके दिमाग में, तब तक वो बच्चा एक वर्दी के प्रति सम्मान रखता है। वो वर्दी पुलिस की हो सकती है जो उसे सुरक्षा दे रही है, वो वर्दी एक डॉक्टर की हो सकती है जो उसकी जान बचा रही है, वो वर्दी सेना की हो सकती है जो उसका
ठीक है। सम्मान और जान दोनों बचा रही है। ठीक है लेकिन गौरव जी, ठीक उतने है। नहीं बताना मैं चाह रहा हूँ कि 1971 के युद्ध में एक रामपुर जिला है जहां से मौलाना आजम खान साहब आते हैं। उन्होंने सेना की गाड़ियों पे पत्थर बरसाए थे और गाड़ियों को आगे इन्फेंट्री को बढ़ने नहीं दिया गया था। ये भी इस देश में रहने वाला मुसलमान का इतिहास है। मैं ये याद दिलाना ठीक है, चाहता हूँ ठीक है गौरव जी, आपको। ठीक नहीं, है। मैं एक छोटी सी चीज मैं और बता देना ठीक चाहता है। हूँ। मतलब हम ठीक है, रवि जी के पास भी जाना है जल्दी से गौरव जी अपनी बात की तो बात ही नहीं समझ उनको बताना चाहते अरे हैं। बोले तो दीजिएगा ना सेना उनको। नहीं, उन्होंने जो बात की तो उसका जवाब नहीं देने दिया ना आपने उनको। तो भाई ठीक है, पूरी छूट ठीक है मिल गई, गौरव अपनी जी। बात बोली कि वो उपेंद्र द्विवेदी जी ने बात कही कि 22 मिनट में हमने घुटने पे ले आए और आप उसे काउंटर कर रहे हैं। मतलब जिसने सेना ने युद्ध लड़ा है उसके जनरल कह रहा है हमारा कि आप हमने उसे घुटने पे ला दिया और आप उससे सवाल कर रहे हैं कि नहीं हमने 3 दिन बाद ठीक है लाए गौरव जी, और अमेरिका मैं के जवाब कहने लेना पे चाहूंगी घुटने पे रवि आ जी गए। से। पड़ोसियों को अब्बा कहना ठीक बंद है कर रवि जी से दीजिए। जवाब लेना चाहूंगी, आऊंगी आपके कांग्रेसी पास, ठीक है। हैं, इसलिए आपके अंदर रवि जी जो बोलिए। भावना है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पा रही। ठीक है रवि जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, मेरे बोलिए। भाई अभी कह रहे थे हिंदू मुसलमान पे क्यों जा रहे हो भाई। अरे शेरे नौशेरा ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद करिए जो आजाद भारत में सबसे बड़े शहादत देने वाले अधिकारी हैं। वो बात छोड़ दीजिए। अभी आप कह रहे थे कि वेनेजुएला में हमने उनके सिस्टम को कलेप्स कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि नेविगेट करना और जाम करना एक अलग विधा है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हिंदुस्तान ने खरीदा था तो मैं आपको बताऊं हंगरी से पहला खरीदा था हमने, लीगत 16 खरीदा और पाकिस्तान ने लीगत 17 खरीदा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं हमसे एडवांस वर्जन। निश्चित रूप से हम आज हमारा जो बेल है वो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। तो जान लीजिए कि आज VHF में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होती है जो 50 किलोमीटर होती है और जामिंग 20 किलोमीटर से ज्यादा आज तक हुई ही नहीं है। विश्व का कोई देश नहीं कर पाया। नेविगेट करना, लोकेट करना एक अलग बात है, एक्शन करना अलग बात है। जब आप किसी चीज को न्यूट्रलाइज करेंगे, अगर वो स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर है तो आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन जरूरी है और वो रेडिएशन अगर 20 किलोमीटर दूर से आइनोस्फेयर में जाएगा तो पेनिट्रेट कर जाएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ पतली हो छोटी होती है। तो अब अगर वो आइनोस्फेयर से लौटेगा नहीं, बीच में उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे जो उसकी गति को कम करेंगे, तो उसके लिए 20 किलोमीटर होता है। तो आपको अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जाना है। लोकेट भले कर दे, जाम करने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा। और सारे लोग जो महाराज युद्ध करते हो BHF में करते हैं, HF में कोई कम्युनिकेशन नहीं करता। तो आप जो कह रहे हैं, सुनिए जरा धैर्य से कि ये जो हो रहा है, और अभी आप कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत आई है, महाराज तेजस का इंजन हम अमेरिका से लेते हैं, एक भी बोइंग हम नहीं बनाते हैं। हमारे पास फास्फोरस नहीं है कि हम DAP बना पाए। हमारे पास एक भी रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है कि हम सेमीकंडक्टर बनाएं। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरी कर पाए। ठीक है। कपड़ा पहन लेने से, भोजन ग्रहण करने से मात्र बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए युद्ध के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसके लिए अभी फाइटर के वो जो उनका F-35 है अमेरिका का, वो SU यानी सुखोई 57 से 4 गुना ज्यादा है। और अगर ठीक है, इस पर इस मुद्दे पर तो सुरक्षा के देश की सुरक्षा पर तो राजनीति मत करिए ना। बहुत मुद्दे पड़े हुए देश पे, उस पर करिएगा राजनीति। देश की सुरक्षा पर भी राजनीति करनी आज भी कि भारत देश की सुरक्षा में राजनीति नहीं कर ठीक है। आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। आप अच्छी टेक्नोलॉजी लाइए, मांगेंगे। ठीक है रवि जी, गौरव जी, ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, इस पर राजनीति मत करिए। इस पर ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। देखिए बहुत ऐसे मुद्दे पड़े रहते हैं जिस पर खूब अच्छी लगती है राजनीति करना, फिर वो डिबेट में अच्छा लगता है। मैं जब बोले तो मैं सुनता रहा, मैंने बोला तो उनको मिर्ची लग गई। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, बिल्कुल ठीक है गौरव जी, देश की एकता अखंडता को छुपा करने में सारे देशवासी करते हैं। तो भाई बात क्यों हो रही है? ठीक है। हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। नंगे आदमी के पास क्या होता है, नीचे गिर गया तो कीचड़ फेंकेगा, धूल फेंकेगा, कीचड़ और धूल फेंकने के बाद हम उसको गोली मार। ठीक है नरेंद्र जी, जितनी बातें सेना की होती हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल उस पर भी सवाल तमाम कर लिए जाते हैं। अब तो ये भी दिन हम देख रहे हैं जब से चाहे वो हमला हुआ था बात करें उसके बाद से, लेकिन देखिए सरकार से भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल उठते हैं जब हमले होते हैं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट का हमला हो या फिर पहलगाम का हमला हो या फिर पुलवामा का हमला हो। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार से भी ये सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, वो क्या कुछ कर रही है। तिवारी जी, कितनी नहीं, संपूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार ही होती है।
अरे पहली बात तो भी आपने कहा हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए किया जा रहा है? 22 अप्रैल को पहलगाम में गौरव जब जी, आतंकवादी हमला ठीक हुआ है, था, गौरव उस जी। आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गौरव गए जी, थे, ये उनका टॉपिक नाम नहीं है। गोली मारी गई थी, वो आतंकवादी मुसलमान थे। जब मुद्दा देश की सेना से जुड़ा हो उस पर राजनीति ठीक बात नहीं है। गौरव जी, पहलगाम का आतंकी हमला था। पहलगाम आतंकी हमले में क्या किया गया था? इतना पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। ठीक है गौरव जी, गौरव जी ठीक है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, जब इसकी बात हो, देश की सेना की बात हो, जब किसी मुद्दे में इस तरीके की बातें जुड़ी हो, एक मिनट गौरव जी, और हम हर ऐसे आदमी को उजाड़ देंगे जो आतंकी सोच के डिबेट साथ को- इस देश में रह रहा है। ठीक है गौरव जी। नरेंद्र जी, क्या बेटा बताओ? 26 हिंदू को मार दिया गया, तुम कह रहे ऐसे हिंदू मुसलमान ना करूं मैं? गौरव जी, जब देश की सुरक्षा की बात होती है, देश की रक्षा की बात होती है, और जब किसी मुद्दे में देश की सेना इन्वॉल्व होती है, उस पर इस तरीके से राजनीति करना ठीक बात नहीं है। डिबेट को डिबेट की तरह, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए, भूल जाते हैं ये लोग। डिबेट को डिबेट की तरह रखिए। बाकी तमाम ऐसे मुद्दे गौरव, एक हैं, मिनट, तमाम एक ऐसे सेकंड। मुद्दे हैं जिस पर ठीक है करिए राजनीति, इस पर प्रिया, एक मिनट बोलिए। देखिए तिवारी जी, मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा हूं आप बेहतर समझेंगे उसको, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बेहतर हैं आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेनाएं बेजोड़ हैं। दुनिया में मेरी सेना का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर इंसान हो जाता है। पुलवामा में हमारे जो है वो कम से कम 40-45 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और जिस गाड़ी को लड़ाया गया था, जिसमें आरडीएक्स 300 टन से ऊपर थे, वो आरडीएक्स कहाँ से आए थे यह पता लगाने की भी टेक्नोलॉजी विकसित की जानी चाहिए। नंबर एक चीज, पहलगाम में जो हमारे 26 लोग हिंदू मारे गए थे, भाई आपने अपनी बात कही, मुझे भी कहने दो नहीं भाई। सर, मैंने आपको बताना चाहा कि आपके 25-26 है। हाँ ठीक है, इसके लिए आपको धन्यवाद। 26 लोग मारे गए थे, अपने परिवार के सामने उनको मार दिया गया था। वो टेररिस्ट कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, उसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मेरा कहने का मतलब है आज सेटेलाइट का जमाना है, एक्सपर्ट सेटेलाइट से एक एक चीज देख सकते हैं, इस पर भी काम किया जाना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। आप कुछ पूछ रही थी। प्रिया जी, मैं फाइनल कमेंट करना चाहूंगा। अरे ठीक है रवि जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन नरेंद्र जी से मेरा ये सवाल था। देखिए नरेंद्र जी, ये सवाल उठते हैं जिस तरीके से अभी आप अपनी बात रख रहे थे, मेरा सवाल भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ था कि देश की सेना को भी अब नहीं छोड़ा जाता है। सवाल उस पर भी उठाए जाते हैं, उस पर भी खूब राजनीति कर ली जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन सवाल वही कि आज ड्रोन देखे गए, जब कल पुलवामा में चाहे वो आतंकी हमला हो या फिर पहलगाम आतंकी हमला हो, ये तमाम आतंकी हमले, जब कोई आतंकी भारत की सरजमी पर कदम रखता है, पता नहीं चलता है कि आखिर ये आए कहां से। सवाल यही कि आखिर सरकार कर क्या रही है, कब तक ऐसे निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेंगी। सवाल यही है सर, सुरक्षा को लेकर ही मेरा यह सवाल कि आखिर सुरक्षा में सरकार का कितना बड़ा रोल है, क्या कर रही होती है। और अगर देखा जाए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये एंटर कैसे करती है। नरेंद्र जी, प्रिया जी मैं फाइनल कमेंट ठीक करना है रवि जी, चाहूंगा। आऊंगी आपके पास, जवाब लेना चाहूंगी नरेंद्र जी से। ठीक नहीं, है, अब तो बोलिए। सैटेलाइट का जमाना है। हाँ। हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अगर सरकार या सिस्टम, जो भी सिस्टम है, वो यह बता देगा कि इस कमरे में कितने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या है, कैसे है, तो मुझे लगता है कि सैटेलाइट से बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल, सैटेलाइट आपके पास है और उच्च कोट का सैटेलाइट है, उसको देख करके सार्वजनिक कर देना चाहिए, भैया ये लोग थे, यहाँ से आए थे, वहां से इधर से निकल के गए। तो उसमें कोई मतलब तिवारी जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। अनुपम जी बोलिए। हाँ, मैं देखिए नरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक समस्या तो है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, और ये हमेशा से कोई भी इस तरह का काम रहा हो
कि अगर कहीं पे चूक हुई है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। और मैं निश्चित तौर पर सहमत हूं इस बात से कि चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, या चाहे लाल किला अटैक हो, सिर्फ जांचें हुई हैं और जांच होने के बाद आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। कोई एक व्यक्ति को सर्विस से निकाला नहीं गया, किसी एक व्यक्ति को ये नहीं देखा गया कि भाई इसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो सकती थी, ये वहां पे कहीं था। तो एक ये इसके ऊपर निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन हाँ, क्योंकि देश की सुरक्षा आपकी सुप्रीम होनी चाहिए। आपको आपका सारा विकास बेमानी हो जाता है, आपकी तमाम सारी बातें सब बेमानी हो जाती है अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है। और देश सुरक्षित कब होगा? जब आपकी सेनाओं के हाथ मजबूत होंगे। सेनाएं कब मजबूत होंगी? जब आप उनको टेक्नोलॉजी से और तमाम चीजों से सुदृढ़ करेंगे। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि देश की सेनाओं को, देश की सीमाओं को, दोनों को सुरक्षित रखे और देश का युवा जो है उसको सही रास्ते पर, यानी कि इस तरह से मोल्ड किया जाए कि इस तरह से पढ़ाई के रास्ते पर जाए कि वो आगे चल के देश की सेना को और मजबूत कर सके। नए स्कूल खोले जाए और नई शिक्षा नीति में इस तरह के सुधार किए जाएं जिससे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लोगों का और ज्यादा बढ़े। और निश्चित तौर पर राजनीति सुरक्षा के विषयों पर नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। ठीक है, चर्चा में समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी से रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से देखा गया कि कुछ पाकिस्तानी जो ड्रोन है वो देखे गए भारत में और कुछ ऐसे गुब्बारे देखे गए जहां पर तमाम ऐसे शब्द लिखे थे जो तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाते हैं, चाहे बात पाकिस्तान जिंदाबाद की हो जो कि उर्दू में लिखे गए ये शब्द पाए गए। उसके बाद से देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे और इस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं राजनीति करने से बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि यहाँ न धमकी चलती है और न ही साजिश टिकती है। भारतीय सेना हर हरकत पर चौकन्नी है और दुश्मन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस